हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ईंट मन के अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को भी लेके आएंगे, साथ में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई? तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी आता है। और तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1924 में हुई। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। तो 2 अंक का तो 2 ही पॉइंट लिखने हैं आपको, ये मैं आपको बता दूं। एसएसटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या करना होता है बच्चों, जितने अंक का प्रश्न आए उतने आपको पॉइंट में लिखने हैं, उतने नंबर मिलेंगे आपको। इस सभ्यता की खोज भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के के जनरल जॉन मार्शल ने, तो उस समय 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल जॉन मार्शल थे। इनके साथ कनिंगम, दयाराम साहनी, आई एम व्हीलर और एक राखल दास बनर्जी, ये भी आप नोट कर लेंगे कि इन चारों बंदों ने मिलकर इसकी खोज हुई। किन विद्वानों के नेतृत्व में? तो विद्वानों का नाम आ गया, और किसने खोज करी? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मिलकर खोज करी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा पूर्व वस्तुओं क्या विशेषताएं थी? नंबर एक तो बहुत अधिक मात्रा में थी, निचले शहर में फैली हुई थी। निचले शहर में फैली हुई थी। नंबर 1, निचले शहर में फैली हुई थी। दूसरा, चारों ओर से दीवारें थी। चारों ओर से दीवारों से किलेबंदी। चारों ओर से दीवारें थी। दीवारें। तो पहला पॉइंट क्या था कि भाई निचले शहर पर बनी हुई थी, निचले इलाके पे, निचले इलाके पर बनी हुई थी बच्चों, और चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी। तो हड़प्पा पूर्व की वस्तुओं की विशेषताएं ये थी, क्योंकि देखो दुर्ग में तो बड़े लोग रहा करते थे, और निचले शहर यानी पूरब, पश्चिम में दुर्ग थे, पूरब में बस्तियां थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कब थे? 1924 के आसपास थे। इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी। तो सबसे बड़ी इनकी खासियत क्या है जो इन्होंने इन्वेंट की अपनी लाइफ में? हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। और भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिकल थे, यानी पुरातत्वविद थे। तो सर जॉन मार्शल के संबंध में प्रश्न आएगा, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं कि ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। साथ में इन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी और पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है हड़प्पा लिपि की खास बात बहुत सारी हैं। तो 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि पूर्ण वर्णमालीय नहीं है। तो 3 पॉइंट दे रखे हैं मैंने, 2 ही लिख सकते हैं आप। इसमें चिन्हों की संख्या बहुत अधिक है, 375 से 400 के बीच, और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो 3 में से कोई 2 भी अगर आपको याद रहें तो परीक्षा में लिख सकते हैं कि हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं कौन कौन से बच्चों की? लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णमालीय नहीं है, चिन्हों की संख्या बहुत अधिक है, और ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधन। तो उस समय तो भाई नलके वलके तो थे नहीं, तो क्या था? नहरों का प्रयोग। नहरों के स्टेज कहाँ मिले? अफगानिस्तान में। तो नहरों का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए बच्चों, खेती के लिए। अफगानिस्तान में सुर्तगोई नामक एक जगह है, ये भी आ सकता है मैप में कि सुर्तगोई में क्या पाया गया? नहरों का प्रयोग। हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। साथ में कुओं का प्रयोग, कुओं से भी, नहरों से, और जलाशयों, धोलावीरा यानी गुजरात में जलाशय भी मिले हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको लर्न करने हैं, वैसे 2 ही लिखने हैं कि हड़प्पा के वासी सिंचाई के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे। तो आपको याद है पुराने टाइम में नहरों का प्रयोग, कुओं का प्रयोग और जलाशयों का प्रयोग। तो ये 3 पॉइंट है, नोट करने हैं आपको। फ्योन्स क्या होता है? आपको पता है मनके वनके पत्थर वत्थर बनाए जाते थे। तो फ्योन्स क्या होता है? इनसे बने छोटे पात्रों कीमती क्यों माना जाता था? तो घिसी हुई रेत अथवा बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ को पकाकर फ्योन्स बनाया जाता है। तो ये आपको नोट करना है बेटा। फ्योन्स होता क्या है कि घिसी हुई रेत अथवा बालू, रेत हो बालू हो, रंग हो, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्योन्स कहलाता है। फ्योन्स के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। क्यों? क्योंकि बनाना कठिन था। जो चीज़ बड़ी मुश्किल से बनती है वो कीमती ही होती है। तो 2 पॉइंट इसके हो गए कि फ्योन्स के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे?
आपको पता है पहले लोग व्यापार करते थे जलमार्ग द्वारा, तो मेसोपोटामिया और ओमान। तो हड़प्पा वासियों का जो व्यापार का वो था, देश से संपर्क थे, ये तो मेसोपोटामिया से इराक ईरान बोलते हैं, ठीक है, और ओमान। तो मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के संपर्क की अनेक चीज़ें मिली हैं। क्या क्या मिले? हड़प्पाई मोहरे, बाढ़, पासे मन के, और हड़प्पा सभ्यता में तांबा, अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी स्थित ओमान। तो आपको दो ही देशों के नाम लिखने हैं, मेसोपोटामिया, ओमान। अगर जाता तो इराक ईरान भी लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे बच्चों? तो हड़प्पा के निवासी प्रकृति की पूजा, आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई पेड़ पौधों, पशुओं को धार्मिक देवी देवताओं का प्रतीक मानते थे। ये इनकी मोहरों पर भी चित्र बने हैं देवी देवताओं के, पशुओं के। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता है, इसे शिव का रूप मानते हैं, तो शिव जी की पूजा करते थे, और प्रकृति की और मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख क्षेत्र, 4 प्रमुख नगर बताने हैं बेटा। तो नागेश्वर तथा बालाकोट, यहाँ पे शंख मिले हैं बच्चों। अफगानिस्तान के सुरतगोई में लाजवंत मणि मिली है। कार्निलियन, जो कि गुजरात में लोथल, लोथल के लिए कार्निलियन, मतलब कार्निलियन जो चीज़ मिली है वो लोथल में मिली है। एक पत्थर का नाम है कार्निलियन, जो बहुत ही सुंदर मनके बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये नाम है इनके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 4 अंक वाले, तो 3 अंक वाले 2 अंक पाए, जितने अंक का प्रश्न हो उतने पॉइंट में आपको उत्तर देना है। 4 अंक वाले 4 अंकों में 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये 4-5 जितने पॉइंट हैं, आपको इनमें से किन्हीं 4 को लिखना है। तो शुरुआत करते हैं कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का वर्णन। तो दुर्ग में विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, यानी कि बड़े बड़े दुर्गों में एक आंगन में एक विशाल आयताकार जलाशय बना था, चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था, चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था, यानी दुर्ग में विशाल स्नानागार आंगन में बना था। तो आंगन में स्नानागार बना हुआ करता था उस समय। याद रखना कि किले में विशाल स्नानागार आंगन में, आंगन उस समय किले में बड़े हुआ करते थे, तो आंगन में स्नानागार यानी वॉशरूम। जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे बना हुआ था, तो अगर मान लो इसको उत्तर या दक्षिण, तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। जलाशय तक ले जाने के लिए इसके उत्तर दक्षिण भागों में सीढ़ियाँ होती थी। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। कक्ष क्यों? वैसे कोई सामान धोना होना, धो के वहाँ पे सुखा सकते हैं, रख सकते हैं। एक बड़ा कुआं भी प्राप्त हुआ है। जलाशय से पानी का बहने का एक नाला बह जाता है। गलियारे के चारों 4 स्नानागार, छोटे छोटे वॉशरूम बने हुए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ एक बड़े नाले में बनी थी। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए, यानी कि बहुत बड़े, जैसे कि कोई पर्व, जैसे अभी बिहार में छठ पर्व मनाते हैं और गंगा स्नान उत्तर भारत में मनाते हैं, तो नदी में या पानी में रहकर ही मनाते हैं। तो ये इनका वर्णन स्पष्ट कि एक आयताकार रूप से बना होता था, उसके उत्तर दक्षिण भाग में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुआ करती थी। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए होते थे, पास में एक कुआं भी था, एक नाला था साथ में बहता हुआ, चारों ओर गलियारे थे, दोनों ओर गलियारे और स्नानागार बने हुए थे, और गलियारों के साथ साथ नाले में जो नालियाँ थी वो आगे जाके नालों में मिल जाती थी, और इनका प्रयोग अनुष्ठान के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ वो होती हैं बेटा जिनसे हम पैसा कमाते हैं, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है। तो आर्थिक गतिविधियों के कुछ पॉइंट हैं। कृषि, तो कृषि तो प्राचीन समय में करते ही थे, तो हड़प्पा वासियों के आर्थिक गतिविधियों में कृषि आ जाएगा बेटा। वहाँ के लोग कृषि और मछली पालन का प्रयोग करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों पशुपालन। तो गाय, बैल, भैंस आदि को पालना, और बैलों का उपयोग तो खेत जोतने के लिए भी करते थे। तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। कुटीर का उद्योग, यानी छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग कहते हैं, जो घर पे काम करते हैं। जैसे कि खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों से पता चलता है कि मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, तो कुटीर उद्योग भी बड़े फेमस थे। व्यापार करते थे बच्चों, माप तोल के बाट मिले हैं, तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ पे छोटी चीज़ों के लिए छोटे गुना के बाट, और बड़ी चीज़ों के लिए बड़े गुना के बाट प्रयोग करते थे। तो ये इनकी आर्थिक गतिविधियाँ हैं बेटा। 4 पॉइंट लिखने हैं आपको मैं एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर एक आपको याद ना रहे तो जो याद रहे वो लिख सको। तो कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, व्यापार, मापतोल, बाट। हड़प्पाई समाज में आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए, पुराने टाइम में ये पता लगाने के लिए कि कौन अमीर है कौन गरीब, आर्थिक भिन्नताएं होती हैं, इकोनॉमिकल डिफरेंशिएट, सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंशिएट। तो इनको पता लगाने के लिए क्या तरीका था? शवाधानों, यानी इनकी एक खास बात थी कि जो इंसान मरता था तो उसके द्वारा प्रयोग की गई सामग्री दफना देते थे। अमीर मरेगा तो भाई गहने, सोने चांदी के बर्तन वगैरह हो गए, और गरीब मरेगा तो पत्थर मिट्टी के बर्तन।
तो हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को गर्तों यानी गड्ढों में, गर्त होता है ना वो, ऐसे इसमें डेड बॉडी को रखते हैं फिर ढक देते हैं, गर्तों में दफनाया जाता था। ये कई बार अलग अलग आकृति के होते थे। कई गर्तों की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कब्रों में विविधता, कुछ कब्रों में मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन आभूषण मिले हैं और कुछ में नहीं। ये सामाजिक भिन्नता का संकेत करते हैं, जैसे कि अगर कोई रईस मरा तो ज़्यादा सामग्री मिलेगी, गरीब मरा तो कम सामग्री मिलेगी। और शंख के समान तांबे के दर्पण आदि ये पाए गए हैं। और अगला पॉइंट है इसका विलासिता का अध्ययन। तो पुरातत्वविदों ने इन उपयोगी विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत किया है, यानी कि जो वस्तु जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई गई तो उससे पता लगा कि कौन रईस कौन अमीर था। तो जहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ें मिली वहाँ गरीब थे, जहाँ पे फ्यून्स, क्योंकि फ्यून्स सबसे कीमती पत्थर माना गया था वहाँ पे। अभी पिछला प्रश्न पढ़ा था आपने फ्यून्स के बारे में कि ये बहुत मुश्किल से बनाया जाता था तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो उनके शवाधानों के अध्ययन से पता चलता था। कब्रों में विविधता से, छोटी कब्रें, बड़ी कब्रें और विलासिता की वस्तुओं के उपयोग से पता चलता था कि वहाँ के लोग कैसे हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं। दुर्ग और निचला शहर, तो संभवतः ये भी कि कौन सा बंदा दुर्ग के आसपास दफनाया गया है, कौन सा निचले शहर के आसपास, तो ये भी। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ की मोहरें, तो मोहरों से कैसे जानकारी प्राप्त करें। अभी भी आप म्यूजियम में देख सकते हैं, मोहरें मिलेंगी आपको। इसमें एक पशु की आकृति है, किसी में पेड़ की आकृति है, किसी में किसी पुरुष की आकृति है जो जिसके चारों ओर जानवर हैं, तो इनसे पता लगाया करते थे। तो ये पॉइंट इसके। पुरुष देवता, खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसे एक योगी की ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंस और पाँव पर 2 हिरण हैं। तो पशुपतिनाथ यानी शिव जी कृष्ण और पशुओं की पूजा करते थे वहाँ के लोग। एक मोहर पर पीपल के दलियों, पीपल का चित्र, यानी उनकी मोहरों में जो भी चित्र मिले उनसे हमने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ के लोग इनकी पूजा करते थे। तो देवता को दिखाया गया, इससे पता चलता है कि वृक्ष की भी पूजा करते थे। एक कुबड़ वाला बैल, जिसे नंदी कहते हैं, भगवान शिव के वाहन को नंदी कहते हैं, एक कुबड़ वाला बैल। कुछ मोहरों पर पालथी मारकर योगी की मुद्रा दिखाई गई, इसे शिव, आद्य शिव की पहचान। तो पुरुष देवता, प्रकृति की पूजा और शिव जी की पूजा करते थे लोग। कुछ मोहरों पर जानवर मिले हैं, एक श्रृंगी गैंडा भी मिले, यानी कि जानवर वहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग प्रकृति और जानवर, क्योंकि उनसे सब कुछ मिलता था, प्रकृति से खाना पीना, जानवर से मांस, दूध वगैरह। हड़प्पा में अनेक ऐसे वो मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं जिस पे लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले। इससे कहा जाता है कि लिंग योनि की पूजा करते थे, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे और लिंग की पूजा करते थे, क्योंकि संसार इनसे ही बना है इसलिए। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद जो भी वो आर्कियोलॉजिकल होते हैं बेटा, वो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्य अनेक वस्तुओं को ढूंढते हैं। कैसे, प्रस्तर पिंड क्या होता है, प्रस्तर के टुकड़े, पूरे शंख, तांबा, अयस्क यानी कच्चा माल, जो भी वो वेस्ट यू फेंकते थे, जहाँ पे मलबे के ढेर थे, वहाँ से पता लगाते थे। तो औजारों से पुरातत्वविद को ये जानने में मिलती थी कि यहाँ पे किस प्रकार के शिल्प मतलब कि किस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी। तो औजारों से बेटा। अगला अपूर्ण वस्तुएं, यानी प्राप्त हुई अपूर्ण वस्तुओं से जानने में मिलती है कि कैसी शिल्प थी। अपूर्ण क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ टूट गई बीच में तो फेंक दिया गया, तो पुरातत्वविदों ने उस फेंकी हुई चीज़ों से अंदाज़ा लगाकर ये पता लगाया। ठीक है, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ के लोग शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए किस किस का प्रयोग करते थे। औजार का, कि वहाँ पे कौन से औजार पाए गए। भाई अगर बड़े औजार पाए गए तो बड़े चीज़ बनाते थे, छोटे औजार पाए गए छोटे चीज़ें बनाते थे। अपूर्ण वस्तुएं हो गई, त्याग दिया गया माल यानी कूड़ा करकट। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता तो उनसे जो बचा हुआ था, जैसे दर्जी कपड़े बनाता है और कर्तना फेंक देता है, तो इससे आइडिया होता है कि इस इलाके में दर्जी रहता है। और कभी कभी बड़े आकार के टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुओं को बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, और उन छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था वेस्ट समझकर। तो इन सब चीज़ों से शिल्प केंद्र की पहचान करते थे, और चंदुरोह शिल्प उत्पादन केंद्र बड़ा प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वही प्रश्न है, घूम फिर के आगे जनरल कनिंघम। तो ये कनिंघम के बारे में पढ़ेंगे कि पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये भारत के पहले डायरेक्टर जनरल थे जनरल कनिंघम। इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य उत्खनन यानी खुदाई का कार्य शुरू किया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर में आएगा, या आ सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए मल्टीपल चॉइस में जो पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो पहले हमारे कनिंघम थे।
जॉन मार्शल 1924 में रहे हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चों। जनरल कनिंघम पहले रहे हैं और जॉन मार्शल के टाइम पे खुदाई शुरू हुई है। वे किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गए? दूसरा प्रश्न है इसका। कई बार पॉइंट में आते हैं क्वेश्चन। कनिंघम की रुचि छठी ईसा पूर्व से चौथी ईसा पूर्व के बीच थी, यानी कि हड़प्पा क्या कहते हैं, मगध की सभ्यता। तो यही कारण था कि हड़प्पा के महत्व को समझने चूक गए, यानी कि ये छठी ईसा पूर्व से थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो ये रीजन है इसका। और हड़प्पा सभ्यता की और एक और पॉइंट है बेटा इसका, क्या है वो, कि हड़प्पाई वस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती हैं तथा कुछ कनिंघम तक भी पहुंची, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि कितनी प्राचीन है। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक मोहर भी दी। उन्हें मोहर पर ध्यान तो दिया, उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में मतलब बताना असफल हो गया कि भाई किस कालखंड का हो सकता है। उनका मानना था, सबसे मेन पॉइंट ये बेटा, अगर आप परीक्षा में 1 नंबर का आता है कि कनिंघम का सबसे बड़ा भ्रम क्या था या भूल क्या थी, तो ये था, उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के में पनपे शहरों के साथ हुआ है। इन सभी कारणों से कनिंघम, तो मेन पॉइंट क्या है कि गंगा घाटी यानी वो आपकी मगध हो गई, बिहार, यूपी, तो गंगा घाटी से इंडियन सभ्यता का विकास हुआ है, जबकि भारतीय सभ्यता का विकास हड़प्पा सभ्यता से होता है। तो ये मेन पॉइंट है, बाकी ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सी पॉइंट क्या है? हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उसने किन वृत्तांतों का प्रयोग किया? किसने? कनिंघम के बारे में क्वेश्चन चल रहा है, तो कनिंघम के बारे में पूछा जा रहा है। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा, तो चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का अध्ययन लिया और अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन, अनुवाद भी किया और बहुत सारी वस्तुएं भी मिली जिससे उसने पता लगाया इसके बारे में। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है ये, और कई बार यूपीएससी के एग्जाम में आ रखा है कि जल निकास प्रणाली कैसे उनकी खास बात थी। तो हड़प्पाई सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताएं थी वहाँ की जल नियोजित प्रणाली। पहला पॉइंट तो ये बन गया कि वहाँ की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? जल निकास प्रणाली। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति यानी समकोण पर, ऐसे सड़कों और गलियों की लगभग एक ग्रिड पद्धति पर आधारित बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा ये दूसरे वाला। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और बगल में पहले नाली बनाई गई बड़ी बड़ी, फिर गलियां बनाई गई, फिर गली के बगल में आवासों का निर्माण किया गया। तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बच्चों याद करना है आपको, वीडियो देखते देखते याद करो इसे। आगे बढ़ते हैं। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से छटा होना। कि देखो घर बनाए जाते थे बेटा, घर बना हुआ है तो घर की बाहरी वाली दीवार को एक दीवार एरी और ये नाली, जैसे आजकल इलाकों में होता है, एक दीवार आपकी नाली की घर से छटी होती है, दूसरी अलग होती है, थोड़ी गैप देके ताकि पानी जा सके। तो इस तरीके से घर की कम से कम एक दीवार नाली से या गली से सटी होती थी। अपशिष्ट जल को ढकी हुई नालियों के माध्यम से, यानी कि बीच बीच में सीवर के ढक्कन जैसे आज हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ढकने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे, समय समय पर उसको साफ करते थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। 4 नंबर का आएगा, 4 पॉइंट लिखने, 5 का आएगा, 5 लिखने। अगला, हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारों का वर्णन, यानी पश्चिमी एशिया पता आपको, अफगानिस्तान, ये मेसोपोटामिया, इराक सभी आते हैं वहाँ पर। तो तांबे का आयात पुरातात्विक बताते हैं कि अरब से, अरेबिया प्रायद्वीप से तांबा ओमान से मंगाया जाता था, तांबे का आयात करते थे बेटा। और रासायनिक जांचों से भी पता चला है कि हड़प्पा पुरावस्तु में निकल एक प्रकार का धातु है जो कि बाहर पाया जाता है, वो पाया गया। हड़प्पा मर्तबान कई जगहों पर मिले, जैसे ओमान जगह पे मिले, मेसोपोटामिया में एक मोहर मिली हड़प्पा की। तो इनसे स्पष्ट होता है बच्चों कि इनके व्यापार पश्चिमी एशिया के देशों के साथ थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, यानी किन किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक तो नदी का मार्ग बदल जाना, कि ये कहा जाता है कि ये भी अनुमान है कि सिंधु नदी ने संभवतः अपना मार्ग बदल लिया, तो पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं, तो सूखा पड़ गया, लोग मर गए, ये हो सकता है। बाढ़ के कारण, जैसा कि मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया गया, सिंधु नदी की बाढ़ों ने सभ्यता का नाश कर दिया। जलवायु परिवर्तन, जैसे कि वर्षा की कमी से रेगिस्तान बन गया, लोग मरने लगे। भूकंप और आक्रमणकारी, ये भी कहा जाता है कि आर्य सभ्यता ने इन पर आक्रमण किया। ठीक है,
आर्यों ने अथवा विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किया, इनका अंत कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो नदी का मार्ग बदल लेना बच्चों, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, आक्रमणकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के आवास। अभी हमने मोहनजोदड़ो के जलाशयों के बारे में पढ़ा था, अब आवासों के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे कि पहला प्रश्न था निचली बस्ती के बारे में बताओ, तो वो रहा निचली बस्ती, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था हमारी यूट्यूब वीडियो में, तो उसी के उत्तर यहाँ भी दे रखे हैं बड़े में कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि भाई भवन जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे विभिन्नताएं भी ज़्यादा होंगी, तो प्रस्तुत करता है। घरों की बनावट में समानता पाई गई है। ज़्यादातर घरों में आंगन होता था बेटा, यानी बीच में आंगन, चारों तरफ उसके कमरे बने होते थे, केंद्रित आंगन होता था। हर घर का ईंटों से बना एक स्नानघर, सबका वॉशरूम होता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर घर में ईंटों से बना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, क्या घरों की बनावट में समानता पाई गई और सबके घरों में एक आंगन पाया गया। प्रत्येक घर में वायु, प्रकाश और पानी का उचित प्रबंध था, जैसे कि हवा के लिए, प्रकाश के लिए, वायु के लिए, क्योंकि लाइट तो हुआ नहीं करती थी। लगभग हर घर में अपना एक अलग कुआं होता था। इनमें कक्ष बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता था। ठीक है, और प्रयोग राहगीरों, यानी कि कुआं भी होता था कि कोई राहगीर आ गया, और साथ में कक्ष भी बना होता था, विश्राम गृह कह सकते हैं। लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे, यानी कि भूमि तल पर जो ग्राउंड फ्लोर पे कमरे थे वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी बेटा, क्योंकि आंगन था, आंगन के चारों ओर कमरे होंगे तो खिड़कियाँ होंगे तो आप आंगन झाँक सकते हो ना। तो प्राइवेसी, एकांतता का महत्व दिया जाता था। और निजता, प्रत्येक व्यक्ति की निजता बनाए रखने के लिए भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। और मोस्टली 2 मंजिला घर होते थे और सीढ़ियाँ भी बनाई गई पत्थर की, यानी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग। तो 2 मंजिला मकान पाए गए हैं और निजता को महत्व दिया गया है, एकांतता को महत्व दिया गया है। हर घर में स्नानघर था, कुएं थे, ये सब पॉइंट हैं इसके। हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया है, इनकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा गया है, क्यों भाई, आज तक पढ़ी नहीं गई। सबसे बात अभी मैंने प्रश्न चर्चा करी थी इससे पहले कि हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। यह लिपि वर्णमाली नहीं, यानी वर्णमाला के अनुसार नहीं है। इनमें हर शब्द जो अक्षर उसमें चित्र बना है, यानी भाव चित्रात्मक है। क्या है? भाव चित्रात्मक, एक वर्ड में लिख सकते हो इसको, भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है। सेकेंडली, अक्षरों की संख्या बहुत ज़्यादा, 375 से 400 के बीच। विशेषताएं क्या है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर चौड़ा अंतराल होता है, बाईं ओर संकुचित। दाईं से लिखेंगे तो भाई खुला खुला लिखेंगे, बाईं ओर कम हो जाएगा जब, तो भाई आपको पता है सिकुड़ जाता है। जैसे हम भी पेपर करते हैं तो शुरू में तो बड़ा बड़ा लिखते हैं, जब लाइन कम बचती है तो हम छोटा छोटा करते हैं। तो वही है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर चौड़ा अंतराल होता है, बाईं ओर संकुचित होता है। ये चित्रात्मक लिपि है, जो मैंने अभी भाव चित्रात्मक वर्ड बोला है। और अधिकांश मतलब इसके जो अभिलेख लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा चिन्हों द्वारा है, यानी लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं, छोटे में 2-4 चिन्ह होंगे, बड़े में 26 चिन्ह हैं। ये सब हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 अंक का। इसको कर लोगे तो आपके जितने भी छोटे छोटे प्रश्न हैं वो हो जाएंगे। नगर निर्माण योजना, यहाँ की हड़प्पा ने दुनिया को क्या दिया? यहाँ की नगर निर्माण योजना। आजकल जितने भी कॉलोनियाँ, लाजपत नगर, मुखर्जी नगर, ये सब कॉलोनियाँ क्या हैं? ऐसी ही बनी है। कैसे भाई? मेन रोड पर सड़क है, आपके गलियां बनी है, घर के पीछे पार्क बना हुआ, फिर समकोण पर सड़कें काट रही हैं। तो विकसित नगर योजना। शहर का 2 हिस्सों में बांटना, इससे क्या होता है कि भाई परेशानी किसी को ना हो। एक गरीब इलाका है, एक अमीर इलाका। तो एक दुर्ग थे जहाँ पे शासक रहा करते थे या व्यापारी लोग रहा करते थे, और एक जगह आम लोग रहा करते थे। 2 हिस्सों में बांट जाना, नगर योजना। सड़कें, सबसे महत्वपूर्ण देन हड़प्पा सभ्यता की सड़कें। क्या है सड़कें? खास बात क्या है? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि जो आजकल हाईवे बनाते हैं ना, ऐसे रोड आ रही होती है, ऐसे रोड आ रही होती है, चौराहा कहते हैं इसे हम। तो इन भवनों की विशेष क्या थी कि सड़कों के, यानी कि सड़क बहुत विशाल मात्रा में बनाए गए थे, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, आयताकार खंडों में विभक्त था, ये सब नोट करेंगे। चाहे वो घर छोटे हों बड़े हों, सब जगह सड़कें थी, समकोण पर काटती थी। भवन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, खास बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मजदूर भी रह सके, शासक भी रह सकें, ये सब। और सबसे खास बात वॉशरूम। भाई गांव में आजकल वॉशरूम कहाँ मिलता है? लोग तालाब में, नदी में नहाते हैं, पर उस समय वो स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार मिले। सबसे बड़ा स्नानागार ये आता है कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? 1 नंबर में मोहनजोदड़ो मिला बेटा।
इसकी खास बात क्या है, 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। ये भी आप डायमेंशन याद कर सकते हो इसका। और दोनों सिरों पर उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ तो उतरने के लिए, और पास में कमरे बने होते थे कुछ धो के डालना हो तो, और एक कुआं बना था पास में, देखो पक्की ईंटों से बना था स्नानघर, पास में कुआं भी था और साथ में वो भी थे, कमरे भी थे, ये बड़े कपड़े बदलने के लिए कमरे थे। और ये इसका प्रयोग विशाल धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे। तो ये दिया हड़प्पा सभ्यता ने, क्या दिए, सड़कें दिए, भवन दिए, विकसित अर्थ प्रणाली दी, नगर निर्माण योजना दिया, अन्नगार यानी उस समय मंडियाँ, सबसे बड़ी संरचना अन्न रखने का कठोर कोठार, कोठी कहते हैं, कोठरा कहते हैं उसे। तो बहुत लंबा था, ये देखो इतना मीटर लंबा, ताकि वो जैसे बुरा वक्त आता है, सब कोरोना चल रहा है, उस समय बुरा वक्त आता है तो खेती बाड़ी नहीं हो पाती तो लोग खा सकें, तो अन्नगार। जल नियोजन, जिसके बारे में पूरा प्रश्न था कि जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। हर छोटे घरों चाहे बड़े घरों बाहर नालियाँ होती थी और नालियाँ फिर बड़े नालों में मिल जाती थी, सफाई के लिए भी व्यवस्था थी, ये सब। और अर्थव्यवस्था जो हम पढ़ चुके हैं प्रश्न में, कृषि लोग करते थे, पशुपालन भी करते थे, कृषि और पशुपालन। कृषि में वो सब चीज़ खाते जो हम आज खाते हैं, गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों आदि सब खाते थे ये लोग। और व्यापार में ये पत्थरों, मनकों का व्यापार करते थे बच्चों। और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो, विभिन्न देशों से संपर्क, तो किन किन देशों से व्यवहार करते थे वहाँ के लोग, यहाँ के लोग, मकरान, वही सीधी बात है, ओमान, मेसोपोटामिया, किन किन चीज़ों करते थे ये, और उम्मा, कीस, लागा, सूमा, तेल, अमर जैसे मेसोपोटामिया के साथ किया। ठीक है, मेहुला जिसको सिंधु क्षेत्र कहते हैं वहाँ की भाषा में। तो वजन बांट दिए इन्होंने, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके बांट। पशुपालन, पशु पालते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता ने बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को। और कृषि में आपको पता है लकड़ी खल का प्रयोग करते थे, नहर, सिंचाई के लिए नहर, नदी, ये सब। ठीक है, बहुत उपजाऊ भूमि थी, क्यों, नदी के पास की भूमि उपजाऊ होती है। सबसे पहले दुनिया में जो कपास उगाया वो हड़प्पा सभ्यता ने उगाया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता ने दुनिया को क्या दिया, कपास की खेती दी। ठीक है बच्चों, सूती वस्त्र। अब अगले प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के बारे में, यानी कि वहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में जो पुरातत्वविद सोचते हैं उनके बारे में बताया गया ये कि क्या थे या नहीं थे। तो 2 पॉइंट है भाई, कोई मानता है वहाँ पे राजा महाराजा थे, कोई कहता नहीं थे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रसाद मतलब महल की संज्ञा दी है, परंतु इससे में कोई विशेष वस्तु नहीं मिली। जैसे राजा महाराजा कुछ आसन यूज़ करते थे, वो कुछ नहीं मिला। एक पत्थर की मूर्ति में पुरोहित राजा की संज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे राजाओं के बारे में कोई था ही नहीं। एक मूर्ति मिली जिसमें एक आदमी बना हुआ था, लेकिन उसको पुरोहित राजा नहीं माना गया, क्योंकि वहाँ के शासक पुरोहित राजाओं से परिचित थे। ठीक है, संज्ञा नहीं दी गई। हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठानिक अभी वहाँ पे मंदिर नहीं मिले, तो मंदिर नहीं मिले तो वहाँ पे अनुष्ठान प्रथाएं होती थी कि नहीं होती थी ये भी नहीं पता हमें। ठीक है, और शासक नहीं थे, कुछ लोग मानते, क्यों, क्योंकि भाई सब कोई लोग ज़्यादा गरीब नहीं थे। निचले शहर में सारे सेम कैटेगरी के लोग थे, उसके शहर में सब व्यापारी लोग थे, तो ये भी कहा जाता है कि शासक नहीं थे, सबकी सामाजिक स्थिति समान थी। और कोई कहते हैं शासक थे, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में राजा अलग अलग होते थे, क्योंकि भाई सब पूरे इतने बड़े शहर को संभालने के लिए एक मंत्री की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे मंत्री चाहिए होते हैं। तो कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ कहते हैं कि भाई ईंट एक जैसी बनी, नापतोल एक जैसा है, घर के बीच आंगन बना हुआ है, तो किसी शासक के कहने बनाया होगा। तो ये भी पॉइंट है कि शासक रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, सबकी सोच थी। महत्वपूर्ण प्रश्न कि हड़प्पा के लोग शिल्प उत्पादन के लिए कौन से तरीके अपनाते थे बच्चों। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार कच्चे माल का प्रयोग होता था। किस किस का बेटा, देखो, जैसे कि लकड़ी के, धातु के, ये सब, पत्थर के। आगे पढ़ेंगे हम। बैलगाड़ी इसके बने मिट्टी खिलौने से प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग बैलगाड़ी से सामान को यहाँ वहाँ ले जाते थे, स्थल मार्ग से ले जाते थे। ठीक है बच्चों, ये देखो, पहले क्वेश्चन समझा करो आपकी उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए, माल कच्चा माल भी मान लिया और पका हुआ माल भी, तो बैलगाड़ी चाहिए।
सिंधु और इसकी उपनदियों के अगल बगल तटीय परिवहन, यानी कि सिंधु नदी के आसपास जाने के लिए जल मार्ग मिले, तो इससे नदी मार्ग के बारे में जानकारी मिलती है, व्यापार करते थे। हड़प्पा वासन नागेश्वर बालाकोट, यहाँ पे शंख मिले हैं। नागेश्वर बालाकोट में क्या मिले? शंख। समुद्र के पास शंख मिले हैं और यहाँ पे बस्तियाँ भी मिली हैं, यानी वहाँ से व्यापार करते थे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में आपको पता है कीमती पत्थर, कार्लिनियन, राजस्थान से खेत, ये सब कुछ मिले, तो इन चीज़ों का ये यूज़ करते थे। कच्चा माल राजस्थान से खेतड़ी से मिला, तांबा, और साउथ से सोना। कर्नाटक सोने के लिए बड़ा फेमस था, वहाँ से मिलता था। खेतड़ी क्षेत्र में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये सब। और ये अंतिम प्रश्न करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न लेके आएंगे। किसी पुरातत्व की उपयोगिता को समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयोग की गई वस्तुओं की समानता, कि कैसे प्राचीन लोग पुरातत्वविद किसी वस्तु की उपयोगिता के बारे में बताते हैं। वो क्या करते हैं? आज की वस्तुओं से तुलना करते हैं। जैसे कि मान लो उस समय मनके और आज के मनके मैच कर ले कि हाँ, उस समय के लोग भी मनके का प्रयोग करते थे, आज के लोग भी करते थे। तो पुरातत्वविद उपयोगिता का वर्णन अक्सर आधुनिक समय की वस्तुओं से समानता के आधार पर, जैसे कि अगर चक्की मिली तो आटा पीसने के लिए प्रयोग करते थे, मनके मिले सजने के लिए हो गया, पात्र मिले तो खाना वाना रखने बनाने के लिए। तो प्रश्न ये है कि कैसे पुरातत्वविद किसी वस्तु की उपयोगिता की समझ लगाते हैं। अगर आपको चक्की मिली, चक्की का आज प्रयोग आटा पीसने में होता है, तो पुरातत्वविद ने सोचा कि हाँ, चक्की पीसा करते थे, मनके सजने के लिए। कुछ पुरावस्तु धार्मिक महत्व की थी। नारी मणि मूर्तियाँ, दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियाँ, स्नानघर। तो इससे कि वहाँ पे आपको पता है आज भी भगवान जी की मूर्ति मिलती हैं या किसी भी ईश्वर के चित्र मिलते हैं, तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली, तो उससे ये पता लगाया कि वहाँ पे इस धर्म की पूजा करते थे। जैसे हम साईं बाबा हो गए, राम कृष्ण हो गए, छोटी छोटी मूर्तियाँ लाते हैं घर पे, तो वहाँ की मूर्तियों से प्राप्त हुई कि वहाँ के लोग इसकी पूजा करते थे। तो प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि मोहरम में प्रकृति के चित्र हैं, तो चित्रों से जैसे आज हम करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई किस साल के 100 साल हो जाते हैं तो उस पर चित्र अंकित करते हैं। माता वैष्णो देवी का सिक्का 10 रुपये के में पीछे छपा हुआ देखा मैंने कई बार। आपने भी देखा होगा, कई उनकी याद में कुछ सिक्के में पीछे छाप दिया करते थे। जैसे महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, उनकी फ़ोटो छपी होती थी नोटों में। तो प्रकृति की पूजा करते थे, मोहरों से पता चला ये। जानवर, तो जैसे एक जानवर के चित्र मिले, एक योगी की मिली, तो हमने आज अंदाजा लगाया कि शिव जी जानवरों के प्रिय भगवान हैं, तो पशुपतिनाथ जी। श्री कुछ शंख मिले लिंग के आकार का, शिवलिंग की संज्ञा देते हैं, तो हाँ, वहाँ पे लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। ठीक है, और हमेशा जो हम पता लगाते हैं कोई भी चीज़ जो मिलती है हमें कि आज उसका यूज़ कैसा है, तो आज के यूज़ से हम पता लगाते हैं कि वो चीज़ उस ज़माने में किस प्रकार प्रयोग की जाती थी। ठीक है बच्चों, अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये देखो बेटा, ये आपको मैं बताऊंगा। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देख लो। चलो आप, हड़प्पा के महत्व को समझने के लिए कनिंघम के भ्रम बता चुका हूँ कि वो मानते थे कि नहीं गंगा नदी किनारे उसका विकास हुआ। तो ये पॉइंट देख लो बेटा, प्रश्न देख लो, आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, इसको समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। शिल्प उत्पादन के हड़प्पा सभ्यता क्या क्या मंगवाते थे, तो अफ़गानिस्तान से कीमती सामान, लाजवद मणि, लोथल से, राजस्थान से तांबा, गुजरात से शंख वगैरह, और कर्नाटक से सोने की चीज़ें, ये सब मंगवाते थे बच्चों। ये 2015 के में आया था एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड में। जॉन मॉर्सल कौन थे आपको बता दिया मैंने पहले, पहले नहीं, पहले तो कनिंघम जी थे, तो 1924 में थे ये। ठीक है, इन्होंने 1924 में खोज करी, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये सब नोट करना है आपको बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा के बाद दो परिवर्तन कैसे आए भाई? खत्म हो गई संस्कृति भाई, 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, तो लिखा हुआ लेखन गायब हो गया, लंबी दूरी का व्यापार गायब हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता जो जो देखे गया वो खत्म हो गया, ये गायब हो गया। घर निर्माण की तकनीक बिगड़ गई, अब गाँव में देखते हो घर कैसे बनते हैं, टूटे फूटे से ये। और विनाश कैसे हुआ? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूखना, आक्रमण, ये सब। कनिंघम कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है बेटा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि हड़प्पा लिपि रहस्यमय लिपि की उपाधि आपको पता आज तक पढ़े नहीं गए। चित्रात्मक है, वर्णमाला नहीं है, 375 से 400 के बीच वो है शब्द हैं, संकेत हैं, दाएं से बाएं और लिखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं बच्चों। आप वीडियो को पॉज कर करके इस प्रश्नों को देख सकते हो। ये 2016 में आया था।
हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह, निर्वाह मतलब वही जीने के लिए खेती करते थे, व्यापार करते थे, शिल्प उत्पादन करते थे, कृषि करते थे। बस। अगला प्रश्न कि हड़प्पा 2017 में आ रखा है बेटा कि शव आधानों से कैसे पता लगाते थे कि हड़प्पा स्थल में शव आधानों को गड्ढों में दफनाया जाता था, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तु दफनाई जाती थी, ये सब। हड़प्पा सभ्यता का पतन, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। ये देखो, एक बार पॉज करके वीडियो देखेंगे कि भाई क्या हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया तो क्या क्या वो हुआ। ये सब गायब हो गए, व्यापार गायब हो गया, बाढ़ गायब हो गए, घर की स्थिति गायब हो गई, गलियां गायब हो गई, नालियां बनाने का पक्की ईंटों से बने घर गायब हो गए, सब। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के तरीके, तो भाई वहाँ के लोग सुर्तगोई में नहर, यानी जो अफगानिस्तान में, जलाशय धोलावीरा मिला, कुएं मिले, बैलों के चित्र मिले, चंदुड़ों लोथल में कैसे मनका बनाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आता है कि मनके बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। पत्थर में ये आ गया कार्लिनियन, जैस्पर, स्टफी, क्वार्ट्ज, सलकड़ी। धातु में सोने, चांदी, कांसा, तांबा। शंख में फेयंस और पक्की मिट्टी। ठीक है। और पहले इनको ये भी आता है, पूरी बताओ कैसे बनाया जाता था। तो पहले इसको चूर्ण बना लेते थे, उसमें गोंद मिलाकर फिर घिसाई करते थे, फिर छेद करते थे। ये 2018 में महत्वपूर्ण प्रश्न आ रखा है कि केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। उनका वही औजार से, अपूर्ण वस्तुओं से, फेंका हुआ माल, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट हो गया, पूर्ण वस्तुएं हो गई, ये सबसे। जटिल फैसले कौन लेता था बेटा, नहीं बताया गया। बस एक आगे एक बहुत बड़ा विशाल महल मिला है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली कि राजा महाराजा यूज़ करते थे। एक पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, बस एक पत्थर को पुरोहित राजा बोला गया है, बस एक पत्थर को पुरोहित राजा बोला गया है और कुछ नहीं। और कुछ लोग बोलते नहीं मानते क्योंकि सब अगर होते तो राजा अलग अलग होते, और कुछ लोग मानते इसलिए हैं क्योंकि सारी वस्तुओं की बनावट एक जैसी थी, एक ही जैसा रूल फॉलो होता था, एक ही तरह की मुद्रा थी, एक ही जैसे मोहरें मिली और एक ही जैसे बाट मिले, तो इन तरीक़ों से हम कह सकते हैं। 19 में आया देखो बेटा कि आदान प्रदान के लिए पश्चिमी एशिया के साथ कैसे, तो क्या क्या मंगवाते थे बेटा। तांबा ओमान से मंगवाया जाता था। तो इतनी बार मैं इसको बोल चुका हूँ, अब आपको रट जाना चाहिए। ये सारी वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा पार्ट एक ही वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर आपको रट जाएंगे। जॉन मार्शल कार्यकाल, एक क्योंकि जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में ही सिंधु घाटी खोज करी, ये आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें पहले, ये वीडियो पॉज करके। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल के रूप में जॉन मार्शल कार्यकाल कैसे एक परिवर्तन काल साबित हुआ, ये सब लिखा हुआ है। ये पॉइंट है कि उन्होंने सिंधु घाटी खोज करी, दुनिया के सामने सिंधु घाटी को लाए वो। ठीक है। ये सब गृह स्थापत्य पता है, गृह स्थापत्य क्या है कि भाई हर घर में आंगन हुआ करते थे, आंगन के चारों कमरे हुआ करते थे। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, प्रवेश द्वार से आंगन नहीं दिखता था, हर घर में स्नानागार, कुआं होता था, दूसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ी हुआ करती थी। तो कोई भी, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण। ये देखो कैसे धार्मिक, तो माता देवी मिली, तो भाई मूर्तियों से हमने पता लगाया कि माता की पूजा होती थी। एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, विशाल स्नानागार मिले, इनसे पता लगाया हमने। लिपि के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। ये सब बेटा प्रश्न के पेपर में आ रखे हैं। देखो गृह स्थापत्य बार बार आ रखा है, लिपि का प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में, गृह स्थापत्य के बारे में आ सकता है, जलाशय। यानी आप 10 क्वेश्चन इसके रट लो और 10 क्वेश्चन में तो आने ही आने हैं। क्या क्या, लिपि, जल निकास प्रणाली, गृह स्थापत्य और आर्थिक व्यवस्था। कनिंगम का भ्रम, ये आता है। मोहनजोदड़ो का भाई निचला शहर था, बहुत सारे भवन बने हुए थे, आंगन था, आंगन में खाना बनाते थे, एकांत था, सारे कुछ ही प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो ध्यान से। बस, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, तो सभी बच्चे एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी बच्चे हैं जिनको जो टॉपिक पढ़ना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊँ ताकि आप वीडियो देखकर ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और अपने दोस्तों से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और एक और ज़रूरी बात कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें और समय का सदुपयोग करते रहें। धन्यवाद।